देखो टॉपिक चैप्टर है ग्रेविटेशन। एक 2 क्लासेस लगेंगी जिसमें मेन मतलब ग्रेविटेशन अगर किसी को रिवीजन करनी हो, जिसमें अगर क्वेश्चंस मान लो उसकी ग्रेविटेशन की हो जाए मान लो 70-80%, तो वो 2 क्लासेस जो हैं वो कर लेना आप स्टार्टिंग की। बाकी का क्या होगा, सेकेंडरी कंटेंट होगा कि उस केस में चाहे वो आप छोड़ भी सकते हो और करना अगर मान लो आपको ये है कि ग्रेविटेशन में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको सोल्व करना है, फिर तो पूरा ही कर लेना प्राइमरी और सेकेंडरी। बट ये 2 क्लासेस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपने कर ली तो ग्रेविटेशन का बेस बन जाएगा प्रॉपर, और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। अब देखो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि सबसे पहले न्यूटन्स ने क्या बताया कि वो स्टोरी है कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर उसके सर पे आके एप्पल गिरा, तो उस केस में उसने सोचा कि वो एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उस केस में वहाँ से इसकी ग्रेविटेशन की कहानी स्टार्ट हुई थी कि उसने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, उसने उसमें डिटेल में बताया, उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे ही क्यों आया। तो इस केस में उसने क्या बताया कि न्यूटन ने क्या बताया कि यहाँ पे अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स के लिए, ये नहीं है कि भाई यहाँ के लिए पर्टिकुलर जगह के लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर 2 बॉडी हैं जिनका मास मान लो दोनों बॉडीज का मास चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, ठीक है, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। वो दोनों बॉडीज क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स। इसको चाहे ग्रेविटेशन बोल दो, ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही निकनेम है। चाहे ग्रेविटेशन बोल दो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का निकनेम है। ज़्यादातर जो यूज होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है, निकनेम कम यूज होता है ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन रख दिया, बट चाहे ग्रेविटेशन बोल दे सामने वाला चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का निकनेम है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर 2 बॉडी हैं, मास से उनका इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाती हैं और दोनों फोर्स एक दूसरे पे इक्वल ही लगाती है। ये जितना इसके ऊपर लगाएगी उतना ये भी क्या लगाएगी इसके ऊपर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है हमेशा। ये नहीं कि अगर ऐसा होगा तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। 2 चार्ज, ये सोचते हैं कि अगर मान लो 2 चार्ज है, क्या दे दिया आपको, 2 चार्ज दे रखे हैं, तो उस केस में अगर 2 चार्ज दे दिए, मान लो एक प्लस ई का और एक क्या है, दोनों माइनस माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे पे क्या सोचते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। 2 नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स, मास तो अभी भी इनका, तो फिर उस केस में तो ये भी फोर्स लगाना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये दूर दूर जाते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वो तो अट्रैक्टिव ही है, ये उसके ऊपर जितना Fg का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है उसके ऊपर, इतना ही। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए क्या जाते हैं, ये दूर दूर जाते हैं। इस चार्ज पे भी 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इसलिए क्या जाते हैं एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स ही कंसिडर करते हैं। जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र ही नहीं करते, और जहाँ पे हम न्यूक्लियर फोर्स देखते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स का जिक्र नहीं करते, जो ज़्यादा हैवी होता है उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे नेट ओवरऑल जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे अगर 2 बॉडीज हैं यूनिवर्स में, कहीं पे भी 2 ऑब्जेक्ट अगर रखे हैं, उनका मास है, तो वो एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। अब सोचोगे कि अगर 2 बॉडीज यहाँ पे रख दें, वो फिर पास पास क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम लगता है, तो जिसकी वजह से, और फ्रिक्शन उसका क्या कर देता है, अपोजिट, इसलिए वो पास पास हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होता। अगर परफेक्ट स्मूथ सरफेस हो, रफनेस बिल्कुल भी ना हो, तो उस केस में पास पास आएंगी बॉडी, आपको दिखेगा कि अगर आप दूर दूर जाने की कोशिश करोगे तो वो क्या लेंगी, वापसी पास आ जाएंगी, फिर दूर करोगे तो फिर पास आ जाएंगी, अगर स्मूथ सरफेस हो तो एक्चुअल में क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। रफ सरफेस होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ आ नहीं पाते, बट लगा रही होती है एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स, और वो फोर्स जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से, और फ्रिक्शन क्या कर देता है, उसको पास पास आने नहीं देता। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, न्यूटन ने क्या बताया, अगर 2 बॉडी है यूनिवर्स में, मास उनका चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, m1 m2 की, तो वो दोनों क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं। ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर इधर, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, F = G m1 m2 बाय में r²। यानी कि उसने दिया कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सपेरिमेंटली देखा उसने, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट कर दो, फोर्स क्या होगा उसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1, एक्सपेरिमेंटली देखी गई ये वाली चीज़।
क्या निकाली उसने, एक्सपेरिमेंटली निकाली कि अगर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स है ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 में इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसके स्क्वायर के। तो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन ये भी एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। तो यहाँ पे दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाय में r स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगता है वो क्या लगता है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड लग गया इसके आगे तो हर जगह चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ वहाँ पे भी g की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, यानी कि यूनिवर्सल लग गया तो हर जगह पे g की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल, ये नहीं कि आप दूसरी जगह चले गए तो अलग होगी या दूसरी जगह चले गए तो अलग होगी। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी फिक्स होता है, उसके आगे भी क्या लग गया, यूनिवर्सल, जिसके आगे यूनिवर्सल लगता है वो हर जगह ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगता है, ये जो मासेस हैं ये किस मीडियम में रखे हों, चाहे एयर में रखे हों, चाहे वाटर में रखे हों, चाहे किसी और लिक्विड में, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। जो ये फोर्स है ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ये बोल दिया, क्वेश्चन आ गया कि दोनों जो मासेस हैं पहले एयर में लगे रखे हुए थे तो एक दूसरे पे F का फोर्स लगा रहे थे, अब इन्हीं दोनों मासेस को अगर वाटर में रख दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में फोर्स वही रहेगा F का ही, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, यानी कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरविनिंग मीडियम, यानी कि ये मासेस जो है किस मीडियम में रखे हुए हैं उस पर डिपेंड ही नहीं करता फोर्स, चाहे वाटर में रखे हो, चाहे एयर में रखे हो, चाहे या फिर कोई और लिक्विड रखे हो, तो उस केस में जो फोर्स है वो इतना ही रहेगा, नेवर डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम। तो F की वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है, चाहे वो किसी भी मीडियम में रखा हो। तो F जो है नेवर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। ये क्वेश्चन भी आ चुका कि पहले जो फोर्स है, पहले जो मासेस है मान लो एयर में रखे हुए थे तो फोर्स इतना था, अब अगर इन्हीं मासेस को मान लो ये बोल दिया कि किसी और लिक्विड में रख दिया, उस लिक्विड वाटर में रख दिया तो फोर्स कितना होगा, तो F ही रहेगा, नेवर चेंज, सेम रहता है। तो यानी कि ग्रेविटेशन बोल दो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो मास होगा जिन दो ऑब्जेक्ट्स के वो आप देख रहे हो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके दोनों के बीच का जो गैप होगा उसके स्क्वायर के। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m1 m2 बाय में r स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगता है, G, और G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसी जो आपको ये बुकलेट मिली है इसी में लिख लेना, साइड में जगह दे रखी है, आपको अलग से मत लिखना ताकि कंफ्यूजन आएगा फिर। साइड में देखो जगह दे रखी है, हर सीट के साइड में लेके आ रहे हैं, साइड में जगह दे रखी है, इसी में लिख लेना जो आपको लिखना हो। अलग से लिखोगे तो पता नहीं ये इसमें है ये उसमें है, तो इसी में ही लिख लेना। और ये बात नोट करके लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। कितना फोर्स लगाएंगे, अगर दो बॉडी है यूनिवर्सल में तो उस केस में वो कितना फोर्स लगाती है एक दूसरे पे, G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। और ये फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन, हाँ ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। अब यहाँ पे देखो जो फोर्स लगता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/m2, फर्स्ट इक्वेशन F जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को गया 1/r स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय में r स्क्वायर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G लगता है, G की वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आती है, यहाँ से। जो फोर्स है वो क्या हो गया, F इक्वल टू जी M1 M2 बाय में R स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी आपके पास, G किसके इक्वल हो जाएगा, F R स्क्वायर बाय में M1 M2। तो F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और मास M1 M2 है तो M स्क्वायर हो जाएगा, तो kg स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, जी की डायमेंशन यूज होती है बार बार। कहाँ से निकालोगे कि यहाँ से जी की फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, एफ जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि मास है दोनों, मास मास तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, ये एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। और आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टू। और मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर। ये डायमेंशन, तो यहाँ से डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m माइनस वन L3 और T माइनस टू। डायमेंशन ऑफ G m माइनस वन L3 और T की पावर माइनस टू। ये क्या होती है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हर जगह इसकी वैल्यू यूनिवर्सल लग गया तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी फिक्स है, यही रहेगी, चेंज नहीं होती। और ये फोर्स भी सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यही रहेगा चाहे सराउंडिंग मीडियम कुछ भी हो। तो फोर्स भी यही रहता है कि जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज नहीं होता। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे इसी की, तो क्या हो जाएगी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the gap between square of the distance between masses। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। लैंग्वेज भी, ये तो अगर सब्जेक्टिव कोई पेपर देना है उसको, मतलब स्कूलिंग वगैरह में सब्जेक्ट उसमें लिखना होता है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होता क्या है, तो वहाँ पे उसको तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो आपको बेसिकली तो ये फॉर्मूला याद करना है कि अगर दो बॉडी हैं, दो मासेस रखे हैं, उनके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू जी M1 M2 बाय में आर स्क्वायर। अब इसमें पूछ लिया कि अगर M1 M2 को डबल कर दिया, क्या कर दिया इसमें, M1 M2 को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, तो इसमें बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पे। अगर M1 और M2 को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, और R को भी डबल कर दिया, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, क्योंकि इस केस में M1 M2 को डबल करा आपने, तो यानी कि F ये भी क्या हो गया, M1 M2 दोनों को डबल कर दिया, 2M और 2M डिवाइड बाय में R को भी क्या कर दिया आपने, डबल, तो R का स्क्वायर करोगे तो 2R का स्क्वायर कर दो, तो नीचे भी 4 ऊपर भी क्या है 4, तो F की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहती है, नो चेंज, रिमेन सेम। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मास पहले M1 और M2 था और उनके बीच का गैप क्या था R, तो फोर्स की वैल्यू थी F। अब मास को M1 को भी क्या कर दिया डबल, M2 को भी क्या कर दिया डबल, और उनके बीच का जो गैप है उसको भी क्या कर दिया डबल। अब न्यू फोर्स बताओ क्या होगा, तो वो चेंज ही नहीं होगा, पहले F था तो F भी क्या रहेगा, F ही रहेगा। अब ये पूछ लिया कि मास M1 की वैल्यू 2 kg है, M2 की वैल्यू क्या है 4, R की वैल्यू क्या है इनके बीच 2 मीटर, तो फॉर्मूला कितना क्या आ जाएगा इसका, F की वैल्यू बताओ कितनी होगी 2G, यानी कि इसमें पुट कर दो G इंटू में M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2G के इक्वल, क्या हो गया, G की वैल्यू पुट कर दो चाहे उसके इसमें। आगे समझ, ज़्यादातर क्वेश्चन में जी की टर्म्स में दे देते हैं। अगर इस तरीके से पूछेगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा तो उस केस में जी की टर्म्स में ही देगा, क्योंकि पहले जी के टर्म्स में दे रखा होगा तो बाद में भी जी के टर्म्स में देगा। अगर पहले जी के टर्म्स में नहीं दे रखा, प्रॉपर सोल्व कर रखा है, तो बाद में भी आपको सोल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बट इतनी लंबी कैलकुलेशन वो देता नहीं है। अगर कंपैरिजन पूछा जाता है तो हमेशा जो वैल्यू यूनिवर्स यानी कि बड़ी वैल्यू होती है, पावर में होती है, वो उसकी टर्म्स में ही आंसर दे देता है। तो यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, जी F इक्वल टू जी M1 M2 बाय में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि अर्थ है, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ग्रेविटेशन में अर्थ को लेके ही आते हैं, और अब तक जितना डिस्कशन पढ़ रहे हैं अर्थ को रेस्ट में मान के चल रहे हैं। अर्थ क्या है यहाँ पे, रेस्ट में। ठीक है, तो अर्थ यानी कि ये क्या होते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड्स लाइनें, अर्थ कोई भी अगर मास रखा हुआ उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या करती है, एंटर करती है। ये जो लिखी है ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस।
पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, साइंटिस्ट ने कहा, न्यूटन ने बताया कि आ रही हैं, कि अगर अर्थ है तो उसमें क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लाखों करोड़ों में इनकी संख्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की। जैसे अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसमें वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। बट मास है अर्थ अगर, तो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है ऑलवेज रेडिली इनवर्ड, हमेशा क्या होती है, अगर डायरेक्शन इस तरीके से एंटर कर रही है तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, रेडिली इनवर्ड होती है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इनकी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस, यानी कि अर्थ है तो उसमें क्या कर रही है, ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडिली इनवर्ड होती है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनको बोलोगे तो रेडिली इनवर्ड बोलते हैं, कि ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताओ तो वो क्या होती है, रेडिली इनवर्ड होती है, यानी कि अर्थ की तरफ ही आ रही होती है। आउटवर्ड होती है तो यानी कि बाहर की तरफ। तो ग्रेविटेशन फील्ड है, इसीलिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इन लाइनों की वजह से ही फोर्स लगता है, इन लाइनों की वजह से ही क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या करती है, अर्थ की तरफ ऐसे एंटर कर रही होती हैं, ऐसे आ रही हैं वो, हम अर्थ पे ही हैं तो हमारे अंदर से ऐसे आर पार होके जा रही हैं, ठीक है। तो यानी ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडिली इनवर्ड होती हैं अर्थ के केस में। अब मान लो इनके बीच का, अब आप देखोगे तो ये जो गैप है, पहले यहाँ पे इतना गैप था, दूर जाने पे गैप क्या हो रहा है, इस केस में बढ़ रहा है, दूर जाने पे गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हम अर्थ पे हैं तो इस केस में दूर, अगर अर्थ से दूर जाते जाओगे, जितना आप दूर जाते जाओगे इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। अब मान लो इसमें ये मान लो कि अर्थ ही है, सी लेवल से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है मान लो, तो उसको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, पैरेलल दिखाई दे रही है कि इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है। क्योंकि आपको अगर गैप मेजरमेंट करनी होती है तो उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट से पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा दूर जाके देखोगे तो ये लग रहा होगा कि गैप बढ़ रहा है, बट अगर यही देख रहे हो कि थोड़ी दूर के लिए देख रहे हो तो ये लगेगा कि गैप क्या है, मेंटेन है, सेम इक्वल इक्वल गैप्स की लाइनें आ रही हैं। तो यानी कि गैप क्या होता है, इनके बीच का इक्वल इक्वल बोल सकते हैं। बट दूर जाओगे, बहुत ज़्यादा अर्थ से दूर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे तो इनके बीच का गैप क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, यानी कि इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडिली इनवर्ड होगी। कोई भी मास है तो उसमें डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो यानी इन्हीं की वजह से ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बोल दो, यही इन्हीं की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन बोल दो। यहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटेशन फील्ड। अब एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ से अगर मान लो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, यहाँ पे एक यूनिट एरिया बना लो, आप क्या बना लो, एक एरिया बना लो। अब इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उसको क्या बोलेंगे, इस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा कि कोई भी एक एरिया बना लो, यूनिट एरिया, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक यूनिट एरिया बना लिया, एरिया नंबर 1। तो इसमें से देख लो कितनी नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। अब इस पे यहाँ पे सेम एरिया अगर यहाँ पे बनाओगे तो इसमें से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाती है, कम। अर्थ से जितना दूर जाते जाओगे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेज, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। गैप क्या होता जाएगा, उनके बीच का इंक्रीज होता जाएगा। अगर एक यूनिट एरिया यहाँ पे लोगे, थोड़ा सा दूर लोगे उतने ही एरिया, तो उसमें से कम लाइनें पास करेंगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। तो इस बात को नोट करके लिख लो, एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस। एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ देन ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। As we go away from the earth then gravitational field decreases. ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, उस केस में डिक्रीज होगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। उस जगह का जिस जगह पे आप चेक कर रहे हो कि कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लो ये बोल दिया यहाँ पे इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या बना लो, एक यूनिट एरिया बना लो, और इस यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वही क्या हो जाएगी, इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इस ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चंस में चाहे क्या आ जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाए,
चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल दे वो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल दे, तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ये मत समझना कि हमने तो ग्रेविटेशन फील्ड ही पढ़ा था, ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे आप, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन है ये कंपेरिजन किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, सेम डिस्कशन वहाँ पे भी होता है, यहाँ मास है तो वहाँ चार्ज होता है। अगर एक जगह पढ़ लिया, मान लो किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ लिया तो उसके लिए ग्रेविटेशन बहुत ईजी हो जाता है, अगर किसी ने ग्रेविटेशन पहले पढ़ लिया तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ईजी होता है, सेम डिस्कशन होता है वहाँ पे। यहाँ पे मास है तो वहाँ पे चार्ज होता है, बस सेम यही डेफिनेशन होती है कि एक यूनिट एरिया में ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर कहीं पे एक यूनिट एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं तो उस जगह का वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सेम यहाँ पे एक यूनिट एरिया में से जितनी नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वो उस जगह की क्या होगी, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू। ग्रेविटेशन फील्ड बोल दो, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो। इतना समझ आ गया यहाँ तक? यानी कि दूर जाओगे, देखो गैप इनके बीच, एरिया दोनों का इक्वल इक्वल लिया है, इसमें से दो लाइनें पास करेंगे और ज्यादा नजदीक नजदीक लाइनें क्या होती है, बहुत ज्यादा नजदीक होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो इस केस में और ज्यादा होंगी। तो इस यूनिट एरिया में से ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे कोई बनाओगे तो उसमें और कम पास करेंगे, तो दूर जाने पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मान लो ये P1 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे P2 दे दिया, ये क्या आ जाएगा P3। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो सबसे ज़्यादा फिर इस P2 पे होगी और फिर क्या होगी, P3 पे। तो अगर ये पूछ ले कि अर्थ से दूर जाने पे ग्रेविटेशन फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो अर्थ का जो मास है, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ ऑफ मास कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, 5.5 × 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब। यानी कि अर्थ का जो मास है वो इतना होता है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। और डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, 5.5 × 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब। इस केस में क्वेश्चंस में अगर, क्योंकि हम g की वैल्यू जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं वो मीटर पर सेकंड में लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी सेम बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो उस केस में मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो इसी को किस में पुट कर देते हैं, वहाँ पे किलोमीटर में है तो मीटर में पुट कर देंगे। 10⁻³ से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6400 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। kg में तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, चाहे kg में रख लो, ग्राम में कन्वर्ट तो ग्राम में। डेंसिटी तो आपको दे रखी है kg/मीटर क्यूब। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर 1 मीटर क्यूब आप लोगे, एक क्यूब ले लिया जिसकी डिसाइड क्या होगी 1 मीटर होगी, तो उस केस में जो डेंसिटी होगी वो कितनी, उसमें अगर कोई भी चीज़ आप डालोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 5500 kg, इतना मास होगा उसमें। यानी कि डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी जो ये एवरेज डेंसिटी दे रखी है आपको अर्थ की, क्योंकि हर जगह अगर आप छोटे छोटे भी डेंसिटी अगर मेजरमेंट करोगे तो हर जगह अलग अलग आएगी, क्योंकि कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पानी है, कहीं पे कुछ है, तो उस केस में डेंसिटी क्या होगी, हर जगह अलग अलग होगी। तो एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो ये ली जाती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स होगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि कहीं पे कुछ है पानी है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे कुछ है तेल है, तो हर जगह क्या होती है, डेंसिटी अलग अलग होगी। तो एवरेज डेंसिटी ली जाती है अर्थ की है 5.5 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। ठीक है, और अर्थ का जो मास है वो सन के मास से 3,33,000 कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है अर्थ का मास सन के कंपैरिजन में। ठीक है, सन का जो मास होता है वो 2 × 10⁻30 kg होता है, और अर्थ का मास कितना हो, 6 × 10⁻24 kg। तो इस केस में जो अर्थ का मास है वो सन के मास से क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये याद करना है कि अर्थ का मास जो होता है वो कितना हो, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर। और डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगी, 5.5 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। ठीक है,
अब देखो इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ये इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एंटर कर रही हैं यहाँ पे, यानी कि ग्रेविटेशन फील्ड होगी तभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछे थे अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी ले लो आप, अर्थ के सरफेस पे जो है ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, GS इक्वल टू GME बाय में RE स्क्वायर। इसी को सोल्व करके 9.81 आता है, जो कि हम अप्रोक्सीमेट कितना लेते हैं इसको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि उसने क्या बताया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास ऑफ द अर्थ, और इनवर्सली यानी कि G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है 6 × 10⁻24 kg, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है उसके स्क्वायर के। ये भी एक्सपेरिमेंटली उसने देखा, इन दोनों के से जो G है वो कितना आ जाएगा, GME बाय में RE स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या लग जाएगा इसमें, G। तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, GME बाय में RE स्क्वायर, या फिर इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो या ग्रेविटेशन फील्ड बोल दो या फिर इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो GS की वैल्यू क्या हो जाएगी, GME बाय में RE स्क्वायर, और यहाँ पे G की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ अर्थ पुट कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दो, तो सोल्व करने पे 9.81 ही आता है। कितना आएगा, 9.81। और ये जो फॉर्मूला है ये हर प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है। अब कोई और प्लेनेट है, मान लो ये बोल दिया उसका मास इतना है, अर्थ के मास से मान लो 4 गुना ज़्यादा है, ये क्या बोल दिया कि अर्थ का मास m ही है, किसी दूसरे प्लेनेट का मास जो है अर्थ के मास से क्या है 4 गुना ज़्यादा, रेडियस जो है वो क्या है हाफ है, तो उस केस में वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड बताओ उसके सरफेस पे कितनी होगी, तो वहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ एम की जगह क्या पुट कर दोगे, उसका मास पुट कर दोगे, यहाँ पे आर की जगह उस प्लेनेट का रेडियस पुट कर दोगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, हर प्लेनेट पे किसी भी प्लेनेट का आपको निकालना हो उसके सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है तो हर प्लेनेट के लिए क्या होता है, ये अप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि अर्थ के केस में अप्लीकेबल है, चाहे वो बोल दे मून पर निकालना है चाहे सन का निकालना है, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है उसके सरफेस पे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे वो मून बोल दे चाहे सन बोल दे चाहे कोई और प्लेनेट बोल दे कि कोई इमेजिनरी प्लेनेट बोल दे उसका मास इतना है, तो उस केस में उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताओ तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी कि एम की जगह उस प्लेनेट का मास आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस की जगह उस प्लेनेट का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीएस का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी एम ई बाय में आर ई इसका स्क्वायर, और इसको सोल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू मास की पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, आर की पुट कर दो, सोल्व करने पे कितनी आ जाएगी 9.81, अप्रोक्सीमेट 9.8 ले लेते हैं क्वेश्चंस में और अप्रोक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं। तो इस केस में इतनी इसकी वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। 3 जगह पे पूछता है, अर्थ के सरफेस पे बताओ, अर्थ से अगर नीचे चले जाएं तो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू बताओ, ऐसे ऊपर हाइट पे चले जाएं तो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू बताओ। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू, अगर पूछ ले कि कहाँ पे मैक्सिमम होती है अर्थ के केस में, तो सरफेस पे क्या होती है मैक्सिमम, ऊपर जाने पे भी डिक्रीज होती है और नीचे आने पे भी क्या होती है डिक्रीज होती है। ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, नीचे आओगे तो भी क्या होती है डिक्रीज होती है। और सेंटर पे अगर सेंटर पे तो 0 ही होती है, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई बाय में आर ई का स्क्वायर। इसी से निकल के ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि कई बार क्या देता है डेंसिटी दे देता है कि अर्थ की डेंसिटी मान लो ये है रो है, किसी दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी जो है अर्थ की डेंसिटी से इतने टाइम्स है, तो अब जी की वैल्यू बताओ। तो इसी किसकी टर्म्स में है, डेंसिटी की टर्म्स में है। यहाँ पे क्या पुट कर दो, जी एस इक्वल टू क्या है, जी एम ई बाय में आर ई का स्क्वायर। अब मास को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ये लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम मैंने बताया था 5.5 × 10⁻³ ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है,
क्योंकि ये अर्थ क्या एक सॉलिड स्फीयर ही है, अंदर भी जाओगे तो मिट्टी है, तो ये क्या एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है तो हम क्या देखेंगे, मास जो है वो क्या है उसके पूरे वॉल्यूम में फैला होता है। तो जो डेंसिटी है ये क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रो इंटू में वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पुट कर दो 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो इस फॉर्मूले पुट कर दो, जी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई की जगह क्या पुट कर दोगे अब, रो इंटू में 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइड बाय में आर ई स्क्वेयर। तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी इंटू में रो 4/3 पाई आर ई। एक ये भी फॉर्मूला है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का। बस मास की जगह क्या पुट करा है यहाँ पे, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि डिस्कशन अगर पेपर में आ जाता है कि भाई सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर बोल दे, अर्थ बोले, दोनों का डिस्कशन सेम होता है, सॉलिड स्फीयर का भी और अर्थ का, क्योंकि अर्थ भी क्या है एक प्रकार से सॉलिड स्फीयर ही है। तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, जी एम ई बाय में आर ई स्क्वायर। पेपर में अगर ये बोल दे सॉलिड स्फीयर बताओ, हम पढ़ेंगे सेकंड कंटेंट जो सेकेंडरी कंटेंट होगा कि उस केस में हम सॉलिड स्फीयर डिटेल में पढ़ते हैं कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे उसके सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे भी इतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जी एम ई बाय में आर ई स्क्वायर। मास हम उसका स्फीयर का ले लेते हैं, बस जी एम बाय आर स्क्वायर होता है वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी एम ई बाय में आर ई का स्क्वायर, उसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 इंटू 9.81 इतनी वैल्यू आती है। और ये इसी का डेंसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला है। ये क्या है, डेंसिटी की टर्म्स में आप ये याद रख लो, एट ए टाइम आप पुट कर सकते हो मास की जगह डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है। अब जो सन मून का जो मास जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के जो जी है, अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 है, उसका 1/6 टाइम यानी कि कम होती है, g/6 होती है मून पे। यहाँ पे अगर g है तो मून पे कितनी होती है, g/6 कितनी होती है वहाँ पे, g/6। यानी कि अगर एक पर्सन जो है ये बोल दिया मैन कैन जंप अप टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर, अगर अर्थ पे वो ऊपर कूदेगा तो 1 मीटर तक ऊपर कूद सकता है। तो उस केस में अगर वो मून पे कूदे तो कितनी हाइट तक जा सकता है, 6 टाइम ऊपर, यानी कि 6 मीटर। जितना जी की वैल्यू कम होगी उतना ही क्या जाएगा वो ऊपर तक, उतना, क्योंकि जी की वैल्यू कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर, कम लगेगा, तो वो उतना ही क्या जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो अगर अर्थ पे वो 1 मीटर जा सकता है तो मून पे वो कितनी हाइट तक कूद सकता है, 6 मीटर तक, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ से कितना कम है, 6 टाइम कम है। अगर यहाँ पे जी है तो वहाँ पे क्या है, g/6। इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ सन पुट कर दो यहाँ पे, और डिवाइड बाय में वहाँ मास सन का रेडियस पुट कर दो। रेडियस होता है 7317 होता है समथिंग, इतना ही होता है, 7000 इस तरीके से याद है मेरे को, 7317 होता है किलोमीटर में। और उसका मास जो होता है वो 7.3 इंटू 10⁻22 kg होता है मून का मास। तो यहाँ पे पुट कर दो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, सोल्व करोगे तो जो जी का है उसके क्या आ जाएगा, g/6 आ जाएगा। जी की वैल्यू ये आ रही है 9.81, तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो यहाँ पे एम ई की जगह क्या पुट कर दो, मास ऑफ मून, और रेडियस मास का जो मून का रेडियस है वो पुट कर दो। उसको सोल्व करोगे तो कितने टाइम्स कम आता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, 6 टाइम्स। तो मैंने यही बोला 7314 बोला था मैंने अप्रोक्सीमेट किलोमीटर्स में, और उसका मास होता है 7.3 इंटू 10⁻22 kg मून का मास, ठीक है। और सन का आगे जो मास होता है वो होता है 2 इंटू 10⁻30 kg, और सन की जो रेडियस है वो होती है 6900 समथिंग होती है, 6,09,000 रेडियस ऑफ सन, इस तरीके से कुछ होती है। आगे 6,09,340 किलोमीटर इतनी समथिंग होती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप देख लेना उसमें। मास तो मेरे को याद है, यही होती है ना, 6,09,340 यानी कि होती है 6,9,340, ये होती है शायद, है ना। कोई नहीं, तो ज़्यादा यूज नहीं होता। मास तो एग्जैक्ट याद है मेरे, 2 इंटू 10⁻30 kg होता है सन का मास, यानी कि 3,33,000
गुना ज़्यादा होता है अर्थ के मास से। तो यहाँ पे अगर मास ऑफ सन मून पुट करोगे, रेडियस ऑफ मून पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, g/6 आता है। तो अर्थ पे जितना पर्सन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अर्थ पे है फिर वो जंप कर रहा है, इतनी हाइट तक जा रहा है, तो वो मून पे होगा तो कितनी हाइट पर तक जा सकता है, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, 6 गुना हाइट तक जा सकता है। क्योंकि g की वैल्यू कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो गया उस केस में कम, तो वो उतनी ही ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बताओ कि मास ऑफ द अर्थ इज डबल, मास, अर्थ का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया, और रेडियस भी क्या कर दी इसके इसमें डबल कर दी, तो न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा अर्थ के सरफेस पे, बता दो इसमें। मास तो क्या कर दिया, डबल कर दिया, रेडियस भी क्या कर दिया, डबल, नई ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो अर्थ के सरफेस पे कितनी हो जाएगी, रेडियस भी डबल कर दिया, मास भी डबल कर दिया और रेडियस भी डबल कर दिया, तो उस केस में अर्थ के सरफेस पे अब न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, g/2, हाफ हो जाएगी। यानी कि इसी में पुट करना है, g डैश क्या हो जाएगी, g इंटू में मास क्या कर दिया उसने डबल, यानी कि 2m डिवाइड बाय में रेडियस को भी क्या कर दिया डबल, तो 2r का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी 2gm डिवाइड बाय में 4r स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी g/2, इसको क्या बोल सकते हो आप g, तो यानी कि क्या आ जाएगी g/2, नई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी पहले से हाफ हो जाएगी। अब इसमें बोल दिया कि डेंसिटी एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बोथ आर डबल, डेंसिटी भी डबल कर दी और रेडियस भी क्या कर दी डबल कर दी, अब नई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। इसमें पुट करो g(s) की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4/3, रो की डेंसिटी की भी क्या कर दी 2 रो इंटू में g इंटू पाई, और रेडियस को भी क्या कर दिया इसके इसमें डबल कर दिया, तो 2re, तो कितने टाइम्स हो जाएगी ये 4 इंटू में जो पहले थी उसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, पहले थी उसकी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। यही पूछता है कि ये अगर इतना टाइम्स कर दिया, ये इतने टाइम्स कर दिया, तो अब बताओ ग्रेविटेशन फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है, gme/r² है, मास देख लो कितने टाइम्स कर दिया तो वो पुट कर दो यहाँ पे, रेडियस जितने टाइम्स है वो पुट कर दो, तो नई ग्रेविटेशन फील्ड आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है बार बार ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, बट उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक अर्थ होनी चाहिए, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से क्या होनी चाहिए, एक अर्थ होनी चाहिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, जब वो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बोल देते हैं ग्रेविटी। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर एक अर्थ है, फिर जो फोर्स लगाएंगी उसको क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, ग्रेविटी भी एक प्रकार से फोर्स ही है, बट तब वो उस ग्रेविटी वर्ड तब यूज करते हैं जब एक क्या होती है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तब जो फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक याद हो गया सबको, किसको 16 टाइम्स क्यों होगा, पहले भी तो 4/3 पाई आर कंपेयर करोगे, तो इस केस में कंपेयर करने में यही वैल्यू इसमें आनी भी तो चाहिए, 4/3 इसमें भी तो है, देखो इसमें 4/3 रो g पाई आर ई है, इसमें भी 4/3 रो g पाई आर ई, अगर इस 2 को हटा दें तो यही सेम वैल्यू आती। अब इसका कितने टाइम्स है, ये 4 गुना ज़्यादा है, फिर तो इसमें भी 4 भी तो है ही, इसमें इस इक्वेशन में 4 नहीं है, इसमें भी 4 आना चाहिए। फिर कंपेयर करोगे अगर दो चीज़ों को तो इस केस में फिर फायदा ही नहीं, अगर इसमें 4 इसमें भी देख रहे हो तो इसमें भी तो है, फिर इसका तो 4 गुना ज़्यादा ही हुआ। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अर्थ से ऊपर चले जाएं, h हाइट ऊपर चले जाएं, तो उस केस में ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, कम हो जाती है। कितनी हो जाएगी, g = gme/, में पहले r ही ले रहे थे, अर्थ के सरफेस पे अगर निकाल रहे थे तो क्या ले रहे थे आप, r, gme/, में r का स्क्वायर, तो अब कितना लोगे, रेडियस कितनी हो जाएगी, अब r की जगह क्या पुट कर दोगे, r + h, तो कितनी हो जाएगी, gme/, में r + h का होल स्क्वायर। ये ऑलवेज वैलिड, हमेशा लगा सकते हो, चाहे h की वैल्यू कितनी भी दे रखी हो आपको, h की वैल्यू ये कह दे कि h की वैल्यू 2 आ रही है, अर्थ के रेडियस से 2 गुना ज़्यादा ऊपर चले गए, तो उस केस में g की वैल्यू बताओ क्या होगी,
एच की वैल्यू क्या दे दी, आर ही दे दी, मान लो ऊपर एच की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे, आर ही। तो ये फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि एच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे ही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो कितनी होती है, 9.8। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, उतनी ही कम होती जाती है। इसमें ये बोल दिया व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए हाइट आर ई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एच की वैल्यू आर ही दे दी आपको। अब बताओ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू क्या दे दी आपको, आर ही दे दी। अब बताओ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी, g/4। इसमें पुट कर दो आप जी एम ई डिवाइड बाय में एच की जगह क्या पुट कर दो, आर ई इसका स्क्वायर, यानी कि जी एम ई डिवाइड बाय में 2 आर ई का स्क्वायर कितनी आ जाएगी, जी एम ई डिवाइड बाय में 4 आर ई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, जी, इसने जीएस के टर्म्स में पूछा है तो जीएमई बाय में आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप, जीएस लिख सकते हो। तो कितनी आ जाएगी, जीएस बाय में 4, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम्स लेस। पहले जीएस थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। तो इस केस में जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएस बाय में 4, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जितनी थी उसका कितना टाइम्स होगी, 1/4 टाइम्स, यानी कि कितनी होगी, 4 गुना कम होगी। ये पूछ लेगा कितने टाइम्स ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, तो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम्स लेस देन अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे जितनी होगी उससे कितना कम हो जाएगी, 4 गुना कम। अब ये बोल दिया व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट 2 आर ई। एच की वैल्यू क्या दे दी, अब 2 आर ई दे दी। अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, GS/9। इस केस में पुट कर दो इसमें जी एस की जो वैल्यू है, जी डैश की जो वैल्यू है, जी एम ई डिवाइड बाय में एच की जगह 2 आर ई, तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 आर ई का स्क्वायर कितनी आ जाएगी, जी एम ई डिवाइड बाय में 9 आर ई का स्क्वायर। तो इसको जी एस बोल सकते हो, तो जी एस बाय में क्या आ जाएगा, 9। तो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम। तो जितना ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, इस केस में कम होती जाएगी। तो एच हाइट ऊपर जाने पे ग्रेविटेशन फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच। बस एच ऐड करना है, पहले जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर था सरफेस पे, अब जितना ऊपर जाते जाओगे आर ई में क्या कर दो, उसका ऐड करके उसका होल स्क्वायर कर दो। तो अर्थ के सरफेस पे कितनी आ जाएगी, जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सरफेस पे कितनी होती है, जी एम ई बाय में आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये सुने जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब एक जो पीछे अभी फॉर्मूला पढ़ाया, जी एम ई बाय में आर ई स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जी की वैल्यू क्या थी, जी एम ई बाय में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने लिखा था ऑलवेज वैलिड, यानी कि एच की वैल्यू कितनी भी दे दे, 10 किलोमीटर दे दे, 5 किलोमीटर दे दे, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हमेशा लगा सकते हो इसको। बट इस केस में इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो, अगर मान लो एच की वैल्यू 15 किलोमीटर ही दे दी, एच की वैल्यू क्या दे दी, 15 किलोमीटर, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। तो अगर ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 6415, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टाइम लग जाएगा उस कैलकुलेशन को करने में। तो उस केस में एक और फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो है ये वैलिड होगा कहाँ तक, 500 किलोमीटर तक ही। अगर एच की वैल्यू आपको 300 किलोमीटर, 400, 200, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस तरीके से दे रखी है, तो आप इसमें पुट करके निकालो, कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी होगी। ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आता है, ये फॉर्मूला क्या है, इसी से निकल के आता है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्योंकि कई बार एच की वैल्यू जो है वो बहुत कम देता है। क्या हो गया, इसमें एच की वैल्यू क्या देता है, कई बार बहुत कम दे देता है। तो उस केस में अगर इससे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एग्जैक्ट आंसर निकालोगे, इसका स्क्वायर करके फिर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे तो एच की वैल्यू क्या देता है, लेस देन 500 देता है। अगर 500 से ज़्यादा होगी तो इसमें ऐड करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी हमारी। तो बट ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें एक अप्रोक्सीमेट लगा के फिर ये सोल्व किया जाता है। तो उस केस में ये कितने तक ही वैलिड है, एच की वैल्यू अगर 500 किलोमीटर तक ही देता है तो ही वैलिड है।
अब एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो 300-1200 किलोमीटर तक उड़ते हैं, तो उस केस में जी के इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आर ई की वैल्यू कितनी है 6400, इसमें 15 और ऐड कर दोगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले 9.8 थी तो हल्का सा फर्क आ जाएगा, तो उस केस में उतनी ही रहती है कि ये सोचते हैं कि अगर एरोप्लेन में बैठे तो जी का इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते, 12, 13, 10 किलोमीटर इतने हाइट तक। तो उस केस में 16400 के आगे वो हाइट क्या होती है, बहुत कम होती है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना हमें पता नहीं लगता कि इफेक्ट पड़ा भी है या नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अगर h की वैल्यू आपको लेस देन 500 या 500 तक दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, GS 1 - 2h बाई में RE। GS क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड है GS। और 1 - h क्या होगा, जो हाइट देगा सरफेस से इतनी हाइट ऊपर, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा RE। और वैलिड है ये कहाँ तक, अप टू 500 किलोमीटर तक ही वैलिड है ये वाला फॉर्मूला, और ये इसी से निकल के आया है। इस केस में चाहे इससे निकाल लो आप, इसको क्या कर लो आप, G इक्वल टू क्या है, GME बाय में RE प्लस h का होल स्क्वायर, इसमें RE स्क्वायर को क्या ले लो आप, बाहर ले लो, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, GME डिवाइड बाय में 1 प्लस h का h बाय RE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसमें h जो है वो क्या होगा, बहुत कम होता है, h की वैल्यू क्या होती है, RE के कंपैरिजन में कम लेते हैं हम, इसमें 500 तक ले रखी है, तो h की जो वैल्यू है h से क्या हो, RE से क्या हो जाती है, बहुत कम, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं, 0 पुट कर देते हैं, इसकी वजह से कोई इफेक्ट मिलेगा। h बाई RE की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब इसमें g की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से g इक्वल टू आ जाएगा GME बाय में RE इसका स्क्वायर, GME बाय में RE का स्क्वायर 1 प्लस h बाय में RE, ये आ गया आपके पास। इसको ऊपर ले जाओ आप, इसको ऐसे लिख लो, इसी फॉर्मूले में इसको क्या लिख लो, GME डिवाइड बाय में RE का स्क्वायर, और इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस h बाय में RE इसकी पावर -2। एक रूल होता है मैथ में, बार बार यूज होता है कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिख रखा है 1 प्लस x इसकी पावर क्या होगी n, कहीं पे भी अगर ऐसा लिख रखा है 1 प्लस x और इसकी पावर क्या है n, और यहाँ पे जो x है वो बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, यानी कि n 1 प्लस में ऐसे लिख दिया 0.004 और इसकी पावर है कुछ दे दिया आपको n, तो यहाँ पे 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, तो उस केस में इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस xn, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। पावर को जो है x के साथ क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ये रूल मैथ में यूज होता है बार बार कि अगर 1 प्लस x उसकी पावर क्या n, और x क्या है यहाँ वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, तो जो n है वो क्या हो जाता है x के साथ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे भी h बाई RE की वैल्यू क्या होगी, इसके h के 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी आएगी, मतलब h की वैल्यू 10 किलोमीटर ले रखी है और रेडियस क्या है 6400, तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो GME बाय में RE का स्क्वायर 1 माइनस पावर आगे लोगे 1 - 2h बाय में RE। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, GME बाय में RE स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, GS, तो यहाँ से आ जाएगा GS इंटू 1 - 2h बाय में RE। तो यही फॉर्मूला था ये, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकल के आता है, बस अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि h बाई RE क्या होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट मानना है तो हमेशा वैलिड नहीं कर सकते, एक प्रकार से गलत ही है क्योंकि अप्रोक्सीमेट माना गया है इसमें, तो इसलिए ये 500 किलोमीटर तक ही वैलिड है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए बस उसके लिए। बट ये वाला फॉर्मूला हर जगह कभी भी, अगर इसमें मान लो h की वैल्यू आपको 15 किलोमीटर दे दी, इससे निकालोगे तब जो आंसर आएगा और इसमें पुट करके निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा। ये नहीं है कि इससे अलग आंसर आएगा और इससे अलग आंसर आएगा, दोनों ही केस में क्या आता है, आंसर सेम आता है, अलग अलग नहीं आएगा दोनों केस में। बट कैलकुलेशन इससे ईजी हो जाएगी, इससे क्या होगी थोड़ी सी टफ। मैंने क्या जाने के लिए बोल दिया, इससे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी थोड़ी, इससे क्या हो जाएगी, इजी हो जाती है। बट ये याद रखना ये 500 किलोमीटर तक ही वैलिड है। ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। जल्दी करो इसको, क्वेश्चंस को सारे पार्ट करने 4 के 4।
सोल्व करिए, नोटबुक निकालो आप। हाँ, जीएस के टर्म्स में निकाल दो सबके आंसर। जीएस के टर्म्स में निकाल दो। ये फॉर्मूला बनाना है। हाँ, ये वाला। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बताया था अभी अभी। जीएस को 10 लेना है क्या? जीएस की टर्म्स में निकालना है। ओके। GS। नेक्स्ट निकाल। इसमें देखो, ये मैं करवा देती हूँ, नेक्स्ट आपको करना है। अब इसमें पुट कर दो आप। फर्स्ट का अगर निकालना है तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, GS 1 माइनस 2H। H की वैल्यू क्या पुट करोगे, 320 किलोमीटर डिवाइड बाय में 64 किलोमीटर। इसमें किलोमीटर में ही रख लो, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर में नीचे भी किलोमीटर में चेंज करोगे तो वो कैंसिल ही होना है। अगर ऐसा दे रखा है तो चेंज ना करो चाहे उसके इसमें। तो कितनी आ जाएगी, G इक्वल टू GS 1 माइनस, मीटर में भी करना पड़ता है। बस 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/10 GS। ये आ जाएगी आपके पास। G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/10 GS। ये आ जाएगी आपके पास 9/10 GS। फर्स्ट का आंसर तो ये आ जाएगा कि नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देगा। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, 9/10 GS। अब डिक्रीज इन G पूछा है, तो डिक्रीज इन G जो होगा वो कितना होता है, GS माइनस जो आपने निकाला है अभी 9/10 GS, ये निकालना है। डिक्रीज कितना होगा, यानी कि डेल्टा G की वैल्यू पूछी है। पहले GS था, अब कितना कम हो गया, वो कितना हो गया, अब कितना है 9/10 GS, तो कितना डिक्रीज हो गया ये बताना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि 1/10 GS। ठीक है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन G पूछा है, तो डेल्टा G बाय ओरिजिनल G होता है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन G क्या हो जाएगा, डेल्टा G बाय में ओरिजिनल G, ये होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज। डेल्टा G कितना है, 1/10 GS। ओरिजिनल क्या है, GS। डिवाइड बाय में क्या करते हैं यहाँ पे, GS। तो डेल्टा G की वैल्यू है 1/10 GS, और डिवाइड बाय में क्या कर दोगे आप, GS। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर किसका आ जाएगा इसका, 1/10। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन G का फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शनल डिक्रीज कहीं पे भी पूछा जा सकता है चैप्टर में। तो G डैश डेल्टा G बाय ओरिजिनल वैल्यू होती है, डेल्टा G बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि डेल्टा G बाय GS। इसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज का, डेल्टा G बाय GS, यानी कि चेंज जो आया है डिवाइड बाय में उसकी ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज डिक्रीज इन G पूछा है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज है उसी को क्या कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/10 इंटू में क्या कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा ये 10%। इसमें कितना आंसर, आपके पापा रोज आते हैं, कल आने दो। इस केस में ये क्या करोगे, ग्रेविटेशन ये फॉर्मूला लगा दोगे। सेकंड केस में कितना डिक्रीज हुआ है, जो आपने निकाला है पहले था GS, जो आपने निकाला है उसमें से क्या कर दो माइनस, डिक्रीज आ जाएगा आपके पास। फ्रैक्शनल डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डेल्टा G जो चेंज आया है डिवाइड बाय में ओरिजिनल G, और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज। अब एक और कर दो, इसकी जगह पे 160 किलोमीटर है, सेम क्वेश्चन है। 320 किलोमीटर की जगह कितना है, 160 किलोमीटर। चारों बातें बता दो। GS की उस टर्म्स में निकाल। हाँ, कल आएंगे तो कहती हूँ, बातें बहुत करता है, इतना काम नहीं करता। तभी आज सुबह नहीं आए होंगे आप, सुनेंगे फिर मेरी याद नहीं मिलेंगे, है ना। आज सुबह तभी नहीं आए होगे आप, आया था मैं, लेट आए थे, जगह सुनेंगे इतने सुनसान के नक्की। अच्छा लेट हो गया। कल भी मेन क्लास में वीडियो बनाओगे अब सुन लो, कल तो मैं हूँ नहीं, कल तो मैं बननी है। 19/20 ठीक है। GS।
सेकंड का सारे बता रहे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? आपने दी क्यों इसको अपनी कॉपी? कैसे बोल रहा था बोले मेरे वाले में कर दे, मेरा नाम बोल जाएगा। अब क्यों ले रहा है? आपके पापा का भी फोन आता है रोज? पीछे ही बैठे हो। .5 कह दूंगी अपनी कॉपी तो दूसरों को देते हैं। क्या मैम? धक्के से बोल रहे हो। बोलो खरीद दिया भाई, अब क्या करना? बोलो नहीं, इसमें पुट कर दो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, GS 1 माइनस डबल करोगे तो 320 डिवाइड बाय में 6400 तो आ जाएगा आपके पास g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/20 GS। एलसीएम ले लो 20 माइनस 1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 20 तो 19/20 GS। अब इसे में डिक्रीज पूछा है 1/20 तो GS माइनस 19/20 GS तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 20 GS माइनस 19 GS तो 1/20 GS, ये आ जाएगा डिक्रीज। इसी को किससे डिवाइड कर दो आप, GS से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल डिक्रीज, यानी कि डेल्टा G बाय GS तो 1/20 GS डिवाइड बाय में GS करोगे तो कितना आ जाएगा 1/20। अब इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज 1/20 इंटू में 100 50%. 5%। 5%. बर्थडे निकला था। आगे इतना समझ, आगे भी करेंगे भी नहीं जाना। तो 15 हो गए, मैं घर पे वेट कर रही हूँ मम्मी। क्या बच्चे थोड़ी ना हो जो गुम हो जाओगे आप। कोई ना, फिर मंडे को करते हैं।